हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में, दैट इज डीसी नेटवर्क्स। जी हाँ, तो मॉड्यूल नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 1, दिस इज डीसी नेटवर्क्स। तो डीसी नेटवर्क्स के इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि हमें इस पूरे मॉड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है हमको और कौन कौन सी चीज़ों को किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो डीसी नेटवर्क्स के अंदर हमें इन पर्टिकुलर चीज़ों को कवर अप करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है सभी अलग अलग थ्योरम्स और लॉज का। ओम्स लॉ के बाद आगे बढ़ेंगे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, यानी किरचॉफ्स के दोनों लॉ जिनका कि हम यूज़ करेंगे सर्किट एनालिसिस थ्योरीज के अंदर। यानी सर्किट एनालिसिस जितना भी आप करेंगे, चाहे आप नेटवर्क रिडक्शन करें, चाहे आप नेटवर्क थ्योरम्स यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी थ्योरम्स यूज़ कर रहे हो, उन सभी जगह पे आपको किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी और ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स पे। नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स, जैसा कि लास्ट टाइम बात किया था हम लोगों ने, ये दो थ्योरम्स, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम। तो इन दो पर्टिकुलर थ्योरम्स के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स में। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके अंदर ये समझेंगे कि कैसे किसी भी गिवन कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंप्लीफाई किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है इनटू अ स्मॉलर नेटवर्क विथ सम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, और उसका यूज करके कैसे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम इन दो थ्योरम्स को कवर अप करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद नेटवर्क रिडक्शन के बाद जाएंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी थ्योरम, जहां पे हम डील करेंगे इन दो थ्योरम्स के अंदर, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये होगा हमारा पूरा एंटायर मॉड्यूल नंबर 1। इस पूरे मॉड्यूल 1 में हमको इन सारे टॉपिक्स के अंदर डील करना है। अपने अलग अलग वीडियो सेशंस के हिसाब से मैंने ब्रेक किया हुआ है इन मॉड्यूल के पोर्शंस को। अगर एक ही मॉड्यूल के अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर दें तो प्रॉब्लम ये जाएगी कि हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम टच नहीं कर पाएंगे। हर एक इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट्री कंसेप्ट पे भी जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो हम लोगों ने इसे ऐसे ब्रेक किया हुआ है कि हम फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल जो होगा वो कवर अप करेगा ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ को। सेकेंड वीडियो मॉड्यूल विल बी covering the entire portion of Thevenin's theorem and Norton's theorem. Third video will be covering the entire concept of superposition and maximum power transfer theorem. तो तीन अलग अलग वीडियो सेशंस के हिसाब से हम लोगों ने इसको ब्रेक किया हुआ है, सो दैट कि हर एक वैरायटी पे हम लोग जा सकें, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को देख सकें, स्टडी कर सकें, और आप जिस अकॉर्डिंग बनाते हैं उनके अंदर आपको भी अपने बेसिक कंसेप्ट मिल जाएं। तो हम लोगों ने इसे अलग अलग सेशन में डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए ये फर्स्ट मॉड्यूल 3 पार्ट्स में ब्रोकन है। पहला पार्ट ओम्स लॉ और केवीएल केसीएल की बात करेगा। सेकंड पार्ट विल बी कवरिंग इट्स थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम एंड थर्ड पार्ट विल बी कवरिंग इट्स सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने मॉड्यूल 1 का सेशन नंबर 1, दैट विल बी कवरिंग टुडेज टॉपिक ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। सो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हम ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को अपने मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज डीसी नेटवर्क्स के अंदर। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 1। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले डीसी नेटवर्क के सबसे एलिमेंट्री थ्योरम से, एलिमेंट्री लॉ से, और सबसे एलिमेंट्री लॉ दैट इज ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ इज द वेरी बेसिक लॉ which deals between the potential difference and supply current for any given conductor। तो अगर आपके पास एक गिवन कंडक्टर है तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है उस चीज़ के लिए? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अक्रॉस एनी गिवन कंडक्टर, सपोज कर लीजिए कि अगर ये कंडक्टर होता तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी दो पॉइंट्स के अंदर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, दैट इज गिवन एज V प्रोपोर्शनल टू I। एंड सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the potential difference across
any 2 points of the conductor will be directly proportional to the current flowing through it. The current flowing through it. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या चीज हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर सपोज आपके पास एक कंडक्टर है तो इसके 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट सप्लाई करंट के, दैट कैन बी गिवन एज V proportional to I and further it can be given as V is equals to I into R. तो अगर एक कंडक्टर है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की हम बात करें तो रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स 2 पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई करंट थ्रू दैट कंडक्टर. और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की यूनिट इसीलिए होती है ओम्स और ओम्स ऐसे लिखा हुआ जाता है. सो दिस इज आवर ओम्स लॉ. तो यूजुअली हम जो बोलचाल में जो यूज करते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला इसी कंडीशन में बनता है. ये V इज इक्वल टू आई आर की कंडीशन यहाँ से मिलती है हमको. तो जैसा कि मैंने बताया इसकी यूनिट ओम्स, और आप इसे समझ सकते हैं प्रोपोर्शनल कंडीशन पे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू सप्लाई करंट एंड दैट इज सिंपली गिवन एज V इज इक्वल टू I इंटू आर. तो अपने सारे न्यूमेरिकल्स में जब हम इस थ्योरम को यूज करते हैं, जब इस लॉ को हम यूज करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक कंडीशन है किसी भी लॉ में आगे बढ़ने की, किसी भी लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझने की. तो जब हम आगे जाके KVL एंड KCL समझेंगे तो उसमें इस ओम्स लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. अब आपके माइंड में एक चीज़ का क्वेश्चन आना चाहिए कि ओम्स लॉ जब अवेलेबल था तो KVL KCL की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमको KVL KCL पढ़ना पड़ता है. तो KVL KCL की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास एक कोई नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और आप उस पर ओम्स लॉ अप्लाई करके कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको उस पूरे सर्किट के हर एक ब्रांच के हर एक पोर्शन का कैलकुलेशन इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. और हर एक ब्रांच का कैलकुलेशन, भले वो ब्रांच का आउटपुट रिक्वायर्ड हो या ना हो, कैलकुलेशन आपको हर सेक्शन का करना पड़ेगा ओम्स लॉ का यूज करते हुए. तब फाइनली जाके आप उस क्वांटिटी के उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, उस ब्रांच तक पहुंचेंगे जहां रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने से बचने के लिए जो गुस्ताव किरचॉफ जो थे, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनके माइंड में ये चीज़ आया कि अगर इस ओम्स लॉ को जनरलाइज फॉर्म में यूज़ कर दिया जाए तो 2 बेसिक लॉज बन जाएंगे. 2 बेसिक लॉज यानी कौन कौन से 2 बेसिक लॉज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ. तो ये 2 लॉज डायरेक्टली नहीं आए. सबसे पहले उनके माइंड में ये चीज़ आया कि अगर इस ओम्स लॉ को हम जनरलाइज फॉर्म में यूज़ करें और इसके साथ साथ अगर यूज़ करें कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन 2 कंसेप्ट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तब जाके बनते हैं उससे 2 लॉज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज किरचॉफ लॉ. इसके अंदर डिटेल में जाएंगे कि क्या जरूरत पड़ी किरचॉफ लॉ की और कैसे वो इलेबरेट हुआ, कैसे आया वो, कैसे इवॉल्व हुआ किरचॉफ लॉ. सो फॉर नाउ दिस इज ओम्स लॉ. आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज किरचॉफ्स लॉ. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किरचॉफ्स लॉज. तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दे वर गिवन बाय अ जर्मन साइंटिस्ट गुस्ताव किरचॉफ, जिन्होंने ये बताया कि अगर आप ओम्स लॉ को जनरलाइज्ड फॉर्म देखें, ओम्स लॉ को अगर आप जनरलाइज कर सकें तो जनरलाइज करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर डिफरेंट कंडीशंस पे अगर आपको वोल्टेज की वैल्यूज पता है या करंट की वैल्यूज पता है तो आप कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है बेसिक, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इन 2 अलग अलग प्रिंसिपल से 2 अलग अलग लॉज को समझ सकते हैं, दैट इज KVL एंड KCL. तो KVL इज अ लॉ जिसका फुल फॉर्म किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको बोला जाता है. ये लॉ एंटायरली डील करता है किन चीज़ों के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या चीज़ बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल ये बताता है आपको कि एनर्जी अगर किसी सिस्टम के अंदर नेट एनर्जी कंज्यूम्ड मस्ट बी इक्वल टू द नेट एनर्जी सप्लाइड. तो जितना एनर्जी सप्लाई करेंगे आप एग्जैक्टली उतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है सिस्टम में. इसका ठीक उल्टा, नेट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू नेट एनर्जी कंज्यूम्ड. तो ये दोनों ही कंडीशन को डिराइव करता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक्सप्रेशन क्या बताता है हमको. अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी कैन राइट. तो देख सकते हैं आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं. देख लेते हैं एक बार. अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज्ड सर्किट और अ मैश
द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स यानी हम सप्लाई सोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस में डील कर रहा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील कर रहा है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होता है? नेट एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू द नेट एनर्जी कंज्यूम्ड, और इसी का ठीक उल्टा, नेट एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू द नेट एनर्जी सप्लाइड। यानी जितनी एनर्जी आप इनपुट सप्लाई देते हैं एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी आप आउटपुट भी आपको अवेलेबल होता है या उतना ही कंज्यूम भी होता है सिस्टम के अंदर। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसी चीज़ के बारे में डील कर रहा है। तो यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ बता रहा है आपको कि जितनी वोल्टेज इनकमिंग है यानी जितनी वोल्टेज किसी सर्किट के अंदर अवेलेबल है एज अ सप्लाई फ्रॉम द सोर्स, एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज ड्रॉप भी मिलेगा आपको, जो कि बेसिकली रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस होना है या कंडक्टर्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होना है, तो वो डेफिनेटली उसके बिल्कुल बराबर होगा। यानी नेट सप्लाई और नेट ड्रॉप बोथ विल बी इक्वल। दिस इज पर्टिकुलरली गिवन एज समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड all the voltage drops is equal to 0। तो जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये डील कर रहा है सर्किट के वोल्टेजेस के अंदर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्किट के अंदर जितने भी टाइप की वोल्टेजेस होती हैं, अगर उनकी वैल्यू आपको पता है तो आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, और केवीएल अप्लाई करके आप अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और केवीएल किस चीज़ों में डील कर रहा है? दो टाइप की वोल्टेजेस में, एक वोल्टेज राइज, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। तो इसी से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइज इन पोटेंशियल एंड ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो पहला चीज़ है ये है कि इसको हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, राइज इन पोटेंशियल और ड्रॉप इन पोटेंशियल बोलते किसको हैं, सो दैट आगे जाके आपको दिक्कत नहीं जाएगी इस चीज़ में। तो सबसे पहला चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे दो कंडीशन में बना रहा हूँ बैटरीज की, दोनों बिल्कुल सेम बैटरीज हैं, बस डिफरेंस इतना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट में दोनों में अलग अलग रखने वाला हूँ। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ करंट और ये बैटरी की पोटेंशियल्स हैं। देख लीजिए यहाँ बोर्ड पे दो कंडीशन बनी हुई है, यहीं से आपको क्लियर करना है आपके बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप। तो जब कोई आपको बोलता है कि वोल्टेज राइज हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे इट इज अ कंडीशन ऑफ वोल्टेज राइज और ड्रॉप? तो यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 1, डायग्राम ए जो है इसके अंदर मैंने यहाँ हायर पोटेंशियल बनाया हुआ है, यहाँ लोअर पोटेंशियल बनाया हुआ है, डिनोटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज रेस्पेक्टिवली। तो जब इसमें आप करंट की डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान देंगे तो करंट जो है फ्लो कर रही है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। दिस इज पर्टिकुलरली इज नोन एज द कंडीशन ऑफ वोल्टेज राइज और राइज इन पोटेंशियल। इस कंडीशन को बोला जाता है पोटेंशियल राइज और राइज इन पोटेंशियल, एंड इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से इसलिए डिनोट किया जाता है कि अगर किसी सेक्शन की पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो इट इज डिनोटेड विद पॉजिटिव साइन, और ठीक इसका उल्टा अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो रही है तो इट इज डिनोटेड विद नेगेटिव साइन, एंड इट इज नोन एज ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो जैसा हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं कि रेजिस्टेंसेज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको अगर आप डिनोट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर से आप देख सकते हैं सेम डायग्राम, सेम बैटरी, यहाँ पर higher potential denoted with positive sign, lower potential denoted with negative sign, and the direction of flow of current is from higher potential towards the lower potential. Current is now flowing from higher potential towards lower potential, and this condition is known as drop in potential or potential drop, या इसी को नॉर्मली हम लोग बोलचाल में वोल्टेज ड्रॉप वर्ड भी यूज करते हैं इसी चीज के लिए। एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑलवेज डिनोटेड विथ नेगेटिव साइन। तो यूजुअली हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन फॉर राइज इन पोटेंशियल एंड नेगेटिव साइन कन्वेंशन फॉर ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी को समझने का एक दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, this is also the elaborated form of Kirchhoff's voltage law. Net voltage supplied should be equal to net voltage consumed. That is nothing but basically the principle of conservation of energy. और ये वर्क कर रहा है जनरलाइज फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे, ये भी देख सकते हैं आप, I into R के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है यहाँ पे वोल्टेजेस को, और ये नेट EMFs के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब न्यूमेरिकल में इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। सर्किट एनालिसिस अगर आप KVL के फॉर्म में करें तो वो कैसे किया जाता है, तो डिटेल्ड फॉर्म में चलेंगे सबसे पहले तो न्यूमेरिकल पे, लेकिन न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक और लॉ देखेंगे हम आफ्टर KVL। द सेकंड लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ।
तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखिए आप लोग नोट कर लीजिए स्टेटमेंट को सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया किरचॉफ्स करंट लॉ, ये रहा इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये लॉ जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये लॉ बेस करता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या बताते हैं हमको? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमको ये बताते हैं कि अगर सपोज आपके पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे अलग अलग ब्रांचेस कंबाइन होती हैं, तो हर ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट होती है, जिसको कि अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूं तो करंट, जैसा पिछले केवीएल में हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेजेस दो ही टाइप के मिले हमको, वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप, दो कंडीशन ऑफ पोटेंशियल। ये दोनों पता है तो आप केवीएल में अप्लाई करके उसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही केसीएल के अंदर करंट की भी सिर्फ दो ही कंडीशन अवेलेबल होती है, या तो करंट किसी पॉइंट की तरफ आती है, दैट इज नोन एज इनकमिंग करंट, या कोई करंट किसी पॉइंट से दूर जाती है, दैट इज नोन एज आउटगोइंग करंट। तो विद दैट आप इसको समझ सकते हैं कि अगर सपोज मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ कुछ करंट्स, जैसे I1 इज अ इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, I2 इज द करंट आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन, सिमिलरली I3 इज ऑल्सो एन आउटगोइंग करंट, I4 इज एन इनकमिंग करंट एंड I5 इज ऑल्सो एन इनकमिंग करंट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर अजम्पशन ले लें, अगर आप ये अज्यूम कर लें कि सारी इनकमिंग करंट्स को मैं पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेस करने वाला हूँ और सारी आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करने वाला हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप एक अलजेब्रिक सम करते हैं for all the currents meeting at a point or a junction, then that algebraic sum must be equal to 0, and this is given as summation of I, यानी net sum of all the currents must be equal to 0। अब ये कैसे रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से? ये ऐसे रिलेटेड है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, द नेट चार्ज डिसिपेटेड फ्रॉम अ जंक्शन इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रोवाइडेड टू द जंक्शन। यानी एक जंक्शन से कितनी चार्ज डिसिपेट होगी, उतनी ही जितनी आपने उस जंक्शन को प्रोवाइड की हुई थी। तो ये लॉ जो है उस चीज़ पे बेस होता है, एंटायरली बेस्ड है उसके ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि नेट चार्ज अवेलेबल एट अ जंक्शन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट सम कब 0 होगा, किस कंडीशन में 0 होगा कि जितना आपने इनपुट दिया है एग्जैक्टली उतना ही आउटपुट आपको डिसिपेट करता हुआ मिलेगा उस जंक्शन से। इसीलिए केसीएल इसके ऊपर बेस्ड है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। केसीएल यानी जब किरचॉफ्स करंट लॉ पे हम आएंगे और जब इसको सर्किट में यूज करेंगे एज अ एनालिसिस, दैट एनालिसिस विल बी नोन एज नोडल एनालिसिस मेथड। और वहाँ हम जानेंगे, उसे पढ़ने से पहले ये चीज़ जानेंगे और कि जंक्शन और नोड में सबसे खास इंपॉर्टेंस, सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है और सर्किट में कैसे उसे पहचाना जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था मैश, जब हम अभी इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मेजर डिफरेंस बिटवीन अ मैश एंड अ लूप क्या होता है और कैसे किसी सर्किट पे हम मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। सो फॉर KVL, व्हेन द KVL इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर सॉल्विंग और फॉर द सर्किट एनालिसिस, that method is known as mesh analysis method. For KCL, when this is applied to any electrical circuit और जब इसको अप्लाई करके आप सर्किट को रिजॉल्व करते हैं तो that particular method becomes nodal analysis method। शुरुआत करेंगे अभी हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, जाएंगे उसके डिटेल में और मैश एनालिसिस करते हुए हम सीखेंगे, जानेंगे इस चीज़ को कि कैसे अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसको कैसे आप काउंटर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभी सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से और शुरुआत करेंगे मैश एनालिसिस मेथड से। तो मैश एनालिसिस मेथड दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका यूज करेंगे सर्किट के सिंप्लीफिकेशन में और ये बन जाता है मैश एनालिसिस मेथड। मैश एनालिसिस मेथड में जैसा कि नाम के सबसे पहले वर्ड में लिखा हुआ है मैश, सबसे पहली चीज ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मैश एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ मैश एंड अ लूप। सबसे पहले मैं वो चीज क्लियर कर दूं आपके लिए, एक मैश और लूप में क्या डिफरेंस होता है पहले ये जानना जरूरी है। हर क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अगर मैश वर्ड यूज किया हुआ है क्वेश्चन में तो मैश का मतलब क्या हो गया, अगर लूप वर्ड यूज किया हुआ है तो लूप का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ जो सर्किट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सर्किट पे। इस सर्किट में हम देखने वाले हैं, मैं अगर पर्टिकुलर सेक्शंस का नेमिंग कर दूं, सेक्शन A, B, C, D, E एंड F। तो मैश और लूप का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, जो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा या जो रिकमेंडेड बुक थी हमारी आपको उनके अंदर भी मिल जाएगा। The definition of mesh is that it is a closed path of electrical circuit through which a current can flow, but the only thing is that through that closed path or across that closed path there is no other closed path inside it। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई ऐसा क्लोज्ड हिस्सा, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ ना हो। तो अगर ऐसा आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ कितने ऐसे क्लोज्ड पाथ दिखते हैं। तो सबसे पहला क्लोज्ड पाथ दिखता है आपको सेक्शन A, B, E,
F, this is one closed path. This section A, B, E, F can be called as a mesh. This section can be called as a mesh. This is a mesh. Next section B, C, D, E. This whole section is also a mesh. क्यों? क्योंकि ये भी closed path है और इसके अंदर कोई दूसरा closed path नहीं है. So we can also write it as B, C, D, E is also a mesh. Next, B, C, D, F. Is it a mesh? No, it is not a mesh. ये mesh नहीं है. क्यों mesh नहीं है? क्योंकि इस पूरे हिस्से के अंदर, इस पूरे portion के अंदर दो mesh already available हैं. So हम यहाँ पे A, C, D, F को mesh नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि mesh की definition ही यही है कि closed path through which electric current can flow, but the condition is that that closed path should not contain any other closed path inside it. So then the question arises कि then what is a loop? अब लूप की डेफिनेशन और मैश की डेफिनेशन काफी हद तक सेम है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है. देखते हैं कहाँ पे. व्हाट इज अ लूप? अ लूप इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, बट अ लूप कैन कंटेन वेरियस अदर लूप्स इनसाइड इट. सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? जैसा कि मैंने बताया, मैश इज अ क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं होगा, लेकिन लूप इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर दूसरे छोटे छोटे लूप्स हो सकते हैं, दूसरे मैश हो सकते हैं. तो अगर इस सर्किट की मैं बात करूं जो यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है, इसके अंदर मैश, सो देयर आर टू मैशेस A, B, E, F, B, C, D, E, बट देयर आर थ्री लूप्स, दैट इज A, B, E, F ये तो लूप है ही है, B, C, D, E दिस इज ऑल्सो अ लूप, एंड लास्ट वन A, C, D, F, A, C, D, F, दिस आउटर सेक्शन इज ऑल्सो अ लूप. तो लूप के अंदर वेरियस अदर लूप्स हो सकते हैं, मैश के अंदर कोई दूसरा मैश नहीं होगा. इस चीज को क्लियर रखिएगा. नेक्स्ट थिंग, जब मैं बात करता हूं यहां मैश एनालिसिस मेथड की, तो मतलब हमें एक एक इंडिविजुअल मैश को एनालाइज करना है प्रॉपरली, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उनके अंदर के वेरिएशंस देखने हैं. तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात कर लूं कि केवीएल के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका वेरिएशन होता है, और मेजरली आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर. तो केवीएल के अंदर मैं बताऊं, मैश एनालिसिस के अंदर बेसिकली 3 वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं. अगर मैं बात करूं टाइप 1 क्वेश्चंस की, तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर बेसिकली वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं. जी, वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस. तो अकेले इंडिविजुअली हर मैश के अंदर कुछ वोल्टेज सोर्सेस दिखेंगे आपको, कुछ रेजिस्टेंसेस दिखेंगे, और इनके अंदर आपको मैश एनालिसिस करके कोई एक क्वांटिटी आपके न्यूमेरिकल में पूछी गई होगी. दिस इज आवर टाइप 1 क्वेश्चन. सबसे सिंपल वैरायटी के, सबसे इजी वैरायटी के, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चंस. देन टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, तो टाइप 2 में वोल्टेज सोर्स भी रहेंगे, रेजिस्टेंसेस भी रहेंगे, लेकिन करंट सोर्स भी आ जाएंगे. टाइप 2 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस तो है ही है, इनके साथ साथ करंट सोर्स भी आ जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ये करंट सोर्स किसी सर्किट के आउटर लूप के अंदर मिलेंगे आपको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे देख लीजिएगा आप लोग, इसको समझते हैं. तो जैसा कि मैं बात करूं, टाइप 1 क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेंगे, जिनके अंदर ऐसे रेजिस्टेंसेस भी दिखेंगे आपको, वोल्टेज सोर्सेस भी दिखेंगे, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज करंट सोर्स, वो अवेलेबल नहीं है कहीं पे, सिर्फ वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है पूरी सर्किट में. सो दिस विल बी आवर टाइप 1 न्यूमेरिकल. अगर टाइप 2 की जैसा मैंने बात किया कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंसेस ये सब अवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि करंट सोर्स विल बी इन द आउटर लूप. ये क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे? आउटर लूप को भी समझ जाते हैं हम लोग यहीं से. टाइप 2 क्वेश्चंस विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे दिखेंगे आपको टाइप 2 क्वेश्चंस. दीज आर आवर टाइप 2 क्वेश्चंस, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि देयर इज अ करंट सोर्स बट इट इज इन आउटर लूप. तो माइंड में क्वेश्चन आएगा आपके कि आउटर लूप का मतलब, आउटर लूप का मतलब इट इज दैट पर्टिकुलर ब्रांच, एक लूप का वो हिस्सा, एक लूप का वो ब्रांच जो दो अलग अलग मैश से शेयर ना हो रहा हो. सपोज अगर ये करंट सोर्स मैं यहाँ मिडिल में ड्रॉ कर देता तो ये दो मैश के बीच में शेयर होने लग जाता, बट राइट नाउ इसे मैंने जिस सेक्शन के अंदर ड्रॉ किया हुआ है ये एक सेपरेट मैश है, एक इंडिविजुअल मैश है. तो जब भी कोई करंट सोर्स एक इंडिविजुअल मैश के अंदर आता है एक्सटर्नली, तो दैट इज नोन एज अ करंट इन आउटर लूप, और दिस इज अवर टाइप 2 क्वेश्चन. टाइप 3 में हम जिन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, आवर टाइप 3 क्वेश्चंस विल बी अगेन वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस एंड नाउ करंट इन इनर लूप. सो व्हाट डज दैट मीन्स? इसको कैसे काउंटर करना है? तो टाइप 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के दिखेंगे.
टाइप 3 क्वेश्चंस के अंदर ये वोल्टेज सोर्स तो रहने ही है, रेजिस्टेंसेस भी रहने हैं, करंट सोर्स भी रहना है, लेकिन इस बार डिफरेंस बस इतना होगा कि ये करंट सोर्स सर्किट के इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। तो आप बेसिकली तीनों सर्किट्स के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। आवर टाइप 1 क्वेश्चन हैविंग वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस इन कॉमन बट नो करंट सोर्स। टाइप 2 क्वेश्चन हैविंग रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स along with current source but in outer loop में current source है। Type 3 question having voltage source, resistance and current source but now that particular current source is in the inner loop, यानी देख सकते हैं यहाँ पे दो मैश के बीच में शेयर होता हुआ करंट। तो तीनों ही प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे, हम लोग डिटेल में जाएंगे। हर प्रॉब्लम के, हर टाइप के, हर वैरायटी के हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में डील करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट सीख जाते हैं टाइप 1 को कैसे अप्लाई करना है, फिर ग्रेजुअली मूव करेंगे हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में मैश एनालिसिस सर्किट का सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है बोर्ड पे आपका पहला क्वेश्चन जो मैश एनालिसिस मेथड से हमको सॉल्व करना है। आइए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच ए बी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी क्वेश्चन को आप केवीएल से सॉल्व करने वाले हैं या केसीएल से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैश एनालिसिस मेथड। जरूरी नहीं है हर बार आपकी यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम में केवीएल और केसीएल नाम मेंशन्ड हो। ये मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के नाम से क्वेश्चंस आते हैं केवीएल और केसीएल के अलग अलग। फिलहाल हम केवीएल में डील कर रहे हैं, तो आप फोकस कीजिएगा मैश एनालिसिस मेथड के न्यूमेरिकल्स पे। तो यानी आपको जितने भी मैश अवेलेबल होंगे गिवन सर्किट में उनका एनालिसिस करना है, और जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है करंट इन ब्रांच ए बी ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस, ये रहा पॉइंट ए और बी, इस ब्रांच के अंदर की करंट आपको कैलकुलेट करनी है यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा केवीएल का कंसेप्ट, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स टू 0। दूसरा कंसेप्ट जो आपको अपने माइंड में रखना है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और शुरुआत करते हैं मैश एनालिसिस की। तो जब आप मेन एग्जाम में बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सही बनाने के साथ साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्कूल लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या यूनिवर्सिटी का। तो शुरुआत करेंगे हम सोल्यूशन से। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल पे अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि उसके अंदर अवेलेबल मैश कितने हैं। तो नंबर ऑफ मैश कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम दिस गिवन सेक्शन एज, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैश नंबर 1, मैश नंबर 2 एंड मैश नंबर 3। सो देयर आर 3 meshes in the given circuit. तो our step number 1 will be to identify the number of meshes in the given circuit. तो solution में लिख लेते हैं कि there are 3 meshes in the given circuit. तो गिवन सर्किट में 3 मैश अवेलेबल है, इन्हीं की मैश एनालिसिस करनी है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करनी है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ साइन कन्वेंशन जो यूज करने वाला हूँ, मैं अज्यूम करने वाला हूँ कि लेट ऑल द मैश करंट्स विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में, आप जिस बोर्ड में, आप जिस कॉलेज के स्टूडेंट हो, वहाँ पे आपको बताया जाता होगा कि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ इक्वली करेक्ट, दैट इज़ इक्वली करेक्ट। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपके सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम बनेंगे, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ मिलेगी आपको। अल्टीमेटली जो भी वैल्यूज़ आती है वो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ही उसकी वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव will directly show the direction of flow of current. This is nothing but just an assumption. तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं, मैं अपने सारे वीडियोज़ में अज्यूम करता हूँ, अपने सारे लेक्चर्स में अज्यूम करता हूँ करंट की डायरेक्शन को, और ये अज्यूम करता हूँ कि all the currents are flowing in clockwise direction for each mesh. आप चाहें तो इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सेम न्यूमेरिकल को आप एंटी क्लॉकवाइज की करंट अज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम वैल्यू मिलेगी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बिल्कुल। तो जैसा कि मेरा अजम्पशन है, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट ऑल द मैश करंट्स विल बी फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंस वी आर हैविंग 3 meshes, so let us name them as individual mesh currents I1, I2 एंड I3। तो 3 मैश है, मैंने अज्यूम कर लिया तीनों मैश के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 मैश करंट्स फ्लो कर रही हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू फॉर्म इंडिविजुअल मैश इक्वेशन फॉर ईच मैश, यानी हर मैश के लिए इंडिविजुअल अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इससे आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल अभी से आ जाना चाहिए कि जितनी मैश अननोन करंट्स के फॉर्म में है एग्जैक्टली उतने इक्वेशंस भी मिलेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 3 मैश है, दैट मीन्स 3 इक्वेशन आने वाले हैं हमारे पास। इक्वेशन कैसे बनाएंगे?
तो एक बार क्विकली तीनों स्टेप पहले देख लीजिए। देयर आर 3 मैशेस, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकंड स्टेप, असाइन कर लीजिए मैश करंट्स फॉर ईच मैश इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हिचएवर यू प्रेफर। थर्ड स्टेप, फ्रेम केवीएल और मैश इक्वेशंस फॉर एवरी इंडिविजुअल मैश, यानी आपको अब केवीएल अप्लाई करना है हर मैश के ऊपर और उसकी इंडिविजुअल इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो आइए देखते हैं मैश नंबर 1 पे कैसे अप्लाई करेंगे आप। क्विकली एक बार माइंड में आप क्लियर रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू केवीएल वी नो दैट समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ आईएनआर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस सर्किट के अंदर सप्लाई करंट, अगर मैं मैश 1 की बात करूं, सप्लाई करंट इज I1 जो हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है फ्लो करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके अकॉर्डिंग केवीएल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब लिख रहे हैं या अपने स्कूल के एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसे ऐसा लिखना होगा आपको, अप्लाइंग KVL इन मैश 1। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हमको एक्सप्रेस करना जरूरी होता है ताकि जब आपकी कॉपी चेक हो रही हो तो उनको भी पता हो, जो चेकर्स हैं उनको भी पता हो कि ये किस मैश का इक्वेशन है। सो रैंडमली अगर हम किसी भी मैश का इक्वेशन लिख देंगे तो ये क्लियर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं मैश नंबर 1 क्या इक्वेशन बनता है इसके अंदर। सबसे पहले हमें चाहिए समेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ्स। तो ईएमएफ्स को आप लोकेट कर सकते हैं। एक ही सोर्स दिख रहा है यहाँ पे 10 वोल्ट का। सो 10 वोल्ट सोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप करंट की डायरेक्शन देख लीजिए और क्विकली एक बार अपने माइंड में फिर से रिकंसाइल कर लीजिए इस चीज को कि वोल्टेज राइज की कंडीशन और वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन कौन कौन सी हुआ करती थी। तो ये 10 वोल्ट आपको किस कंडीशन में दिख रहा है, देखिए 10 वोल्ट में फ्लो होने वाली करंट I1, हमारे एजम्पशन के हिसाब से I1 क्लॉकवाइज जा रही है और लोअर सेक्शन दैट इज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रही है करंट। तो अगर आपको ये चीज याद होगा तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रही है अगर करंट, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं वोल्टेज राइज, और इसी कारण हम 10 वोल्ट को पॉजिटिव में लिख सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ प्लस 10 वोल्ट। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस हैं इस पर्टिकुलर मैश के अंदर, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा भी 4 ओम का रेजिस्टेंस। डिफरेंस ये है कि सेकंड वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो शेयर हो रहा है 2 अलग अलग मैश के बीच में। तो जैसे इस पे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे हम इसका। सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट 4 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर। दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप। अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वोल्टेज अगर ड्रॉप होगी तो दैट विल बी एक्सप्रेस्ड विद अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस कर लेते हैं -I into R। सो करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज 4, तो -4I1। देख सकते हैं आप यहाँ पे -I into R क्यों लिया है मैंने, I into R KVL का फॉर्म है, I is I1, R is 4। आगे बढ़ते हुए इसके साथ अगेन रेजिस्टेंस, जैसे ही रेजिस्टेंस दिखा नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, ऑब्वियस थिंग है, करंट किसी भी डायरेक्शन से जाए रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज ड्रॉप होना ही है बिल्कुल वहाँ पे। नाउ फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस आई एम गोइंग टू राइट इट एज, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी, I2 is moving on the upward direction, I1 is moving in the downward direction. Both the currents are traveling in opposite direction. Therefore, I am writing it here as I1 minus I2 and their net sum should be equal to 0. तो I1 minus I2 क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने मैश 1 की बात की हुई है, तो 4 ओम में हम लोगों ने अज्यूम किया कि मैश 1 की करंट इज ग्रेटर, I1 minus I2 उसके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। जब यही 4 ओम मैश 2 के अंदर आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे I2 minus I1, taking I2 करंट एज अ रेफरेंस करंट। तो ऐसा लिख दिया है मैंने KVL के फॉर्म में इक्वेशन। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करते हैं या नॉर्मली जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें आपको इजी हो जाए सॉल्व करना। तो इसे सिंप्लीफाई करके I1, I2, I3 के प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 के टर्म्स आप देख सकते हैं -4I1, अगेन -4I1 मेक्स इट -8I1 प्लस 4I2। I3 का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है इसलिए प्लस 0I3 is equal to -10. This becomes our very first equation. तो करना क्या था हमें अपने थर्ड स्टेप में, हमें KVL इक्वेशन फॉर्म करना था हर मैश के लिए। हर मैश के लिए मैश एनालिसिस करते हुए KVL इक्वेशन। तो पहली मैश का KVL इक्वेशन अवेलेबल हो गया है। सेकंड मैश पे चलते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग, अप्लाइंग KVL इन मैश 2। अब देखते हैं सेकंड मैश पे कैसे अप्लाई करेंगे। सेकंड मैश में देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ का कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो सीधे सीधे वोल्टेज ड्रॉप्स के फॉर्म में हमको लिखना है। सोर्स ऑफ ईएमएफ अवेलेबल नहीं है तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं सर्किट को। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 2 ओम से शुरू करो, इस 4 ओम से शुरू करो या 2 से, आप किसी भी पोर्शन से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ओम से शुरू किया अगर, तो आई कैन राइट इट एज -2I2। देन मूविंग ऑन टू दिस सेकंड 2 ओम, आप देख सकते हैं ये I2 और I3 दो मैश करंट्स के बीच में शेयर हो रहा है, तो इसकी रिजल्टेंट करंट इज गिवन एज -2I2 minus I3 since I2 is now our primary mesh, and for 4 ohm
इस 4 ओम को भी आप देख सकते हैं I2 करंट एंड I1 करंट के बीच में शेयर होता हुआ ये, तो इसकी रिजल्टेंट लिखी जाएगी -4 I2 minus I1 is equals to 0. Now again simplifying this whole equation we can write it as 4I1, देख सकते हैं -2I2 -2I2 and -4I2, तो 2 and 2 4 and 4 -8I2 and 2I3. Since कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है सीधे 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. 2 इक्वेशन आ चुकी है, यानी 2 मैश 2 इक्वेशन फ्रेम कर लिया. थर्ड मैश थर्ड इक्वेशन फ्रेम करेंगे. सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग, दैट इज फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन. आप आंसर शीट पे भी लिखेंगे तो बिल्कुल यही लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग. अप्लाइंग KVL इन मैश नंबर 3, थर्ड मैश पे KVL अप्लाई करते हुए, थर्ड मैश में अगेन वी आर हैविंग अ सोर्स ऑफ EMF ऑफ 20 वोल्ट्स. थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखना चाहिए. अगर आप सोर्स ऑफ EMF की बात करें तो I3 इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल. और जब भी कोई करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती है, दिस इज द कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप, और इसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. यही कारण है कि 20 को भी मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करने वाला हूँ. आगे बढ़ते हुए यहाँ से 2 ओम रेजिस्टेंस, सो 2 ओम के लिए लिखेंगे -2 I3 minus I2, then 4 ohm resistance -4 I3 equals to 0. Simplifying this, I1 का कोई टर्म नहीं है, आप चाहें तो उसको 0 I1 लिख सकते हैं अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं. अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं, मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं आप इस चीज़ को, तो ज़रूरत नहीं है आपको ये 0 लिखने की. ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, जो कैलसी में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर्स में सॉल्व करेंगे, उन्हें ये लिखना ज़रूरी होता है सो दैट कि जब वो उस मैट्रिक्स में वो वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन में, तो वहाँ बाई मिस्टेक वो I2 की वैल्यू I1 की जगह पे ना पुट कर दें. तो यहाँ लिख लिया 0 I1, देन फॉर I2 वी कैन राइट इट एज +2 I2. For I3 we are having 2 and 4, that is -6 I3 equals to 20. This is our third equation. तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास. इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट मैश, इक्वेशन नंबर 2 फॉर सेकेंड मैश, एंड देन इक्वेशन नंबर 3 फॉर आवर थर्ड मैश. अब करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको इंडिविजुअल मैश करंट्स कैलकुलेट करना है, और मैश करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. तो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितनी वैल्यूज मिलती है हमको. ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, वी आर हैविंग I1 इज इक्वल टू 1.093 एम्पियर्स. इनको सॉल्व कर लेंगे आप, वैल्यू मिल जाएगी आपको I2 is equal to -0.312 amperes and I3 is equal to -3.437 amperes. तो ये सारी वैल्यू मिल चुकी है हमको. These are the individual mesh currents जो इन mesh के अंदर फ्लो हो रहे हैं. Now the question is कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था. क्वेश्चन में पूछा हुआ था कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच AB ऑफ 2 ohm रेजिस्टेंस. सो अपना प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा A और B ब्रांच के ऊपर. हमने जो कैलकुलेट किया दीज आर इंडिविजुअल मैश करंट्स, लेकिन अब क्या कैलकुलेट करना है, आपको चाहिए A और B के बीच का ओवरऑल रिजल्टेंट करंट, इस ब्रांच का रिजल्टेंट करंट. तो रिजल्टेंट करंट कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं I2 एंड I3 बोथ आर द करंट्स व्हिच आर फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. ये दोनों ही करंट जा रही है, तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हम चलते हैं वैल्यूज के ऊपर. दीज आर द वैल्यूज ऑफ I2 एंड I3 जिस पे आपको फोकस करना है. देख सकते हैं वैल्यू ऑफ I2 इज मच ग्रेटर देन I3. सो नाउ the resultant current, that is IAB, can be given as I2 minus I3, that is equals to -0.312 minus of -3.437, that is plus 3.437, and this provides IAB is equal to -3.125 amperes. दिस इज आवर रिजल्टेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है, A से लेके B तक की ब्रांच के बीच का रिजल्टेंट करंट, इस 2 पॉइंट्स के बीच का रिजल्टेंट. दिस वाज आवर आंसर एंड दिस इज आवर टाइप 1 क्वेश्चन. आप देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को टाइप 1 के अंदर बताया हुआ था, देयर विल बी ओनली रेजिस्टेंसेज एंड वोल्टेज सोर्सेज प्रेजेंट इन द सर्किट. कोई करंट सोर्स नहीं, कोई आउटर लूप का करंट सोर्स नहीं, कोई इनर लूप का करंट सोर्स नहीं. तो क्या क्या किया एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए. सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ मैश अज्यूम कर लिया कि कितने मैश अवेलेबल हैं सर्किट के अंदर, कैलकुलेट कर लिया. सेकंड स्टेप, अप्लाइंग KVL इन ईच मैश,
हर मैश के अंदर केवीएल अप्लाई किया, केवीएल के इक्वेशंस फॉर्म कर लिए, करंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया हुआ है, आप एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मेरी वैल्यू जो आई करंट की दैट इज 1.093 माइनस 0.312 एंड माइनस 3.437। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि ये माइनस में जो वैल्यू आई किस चीज़ की है और वो पॉजिटिव वैल्यू आई तो वो कैसे आई। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जो पॉजिटिव वैल्यू आई वो इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया हुआ है दैट इज करेक्ट, एक्चुअल करंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो पॉजिटिव 1.093 की वैल्यू मिली। जबकि ये माइनस साइन दोनों सेक्शन का ये डिनोट कर रहा है कि एक्चुअल करंट इन मैशेस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फ्रॉम दैट वी हैव अज्यूम्ड। सो अपोजिट डायरेक्शन की करंट है इसलिए माइनस में वैल्यू आई और अल्टीमेटली IAB की वैल्यू इज माइनस 3.125। सो दिस वाज आवर टाइप 1 न्यूमेरिकल ऑफ मैश एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे जब करंट सोर्स आता है इसी सर्किट के अंदर तो उसको कैसे डील करना है आपको।